गया। 1 से 21 तक के सब याद है, जिनको याद नहीं वो चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरना है। 17 क्या कहता है? किस तरह बेड 5 2 विरचना 4 वास्तविक 6 अभिवचन 8 लिखित कथन 10 परीक्षा अक्षर उपस्थिति सुनिश्चितता 7 वादपत्र 5 पक्षकारों को सम्मत 3 मान्यता प्राप्त अभिकर्ता 1 वाद के पक्षकार 11 प्रकटीकरण और निरीक्षण 13 दस्तावेजों का पेश पेश किया करना जाना, परिवर्तन करना और लौटाया जाना 15 प्रथम सुनवाई में निपटारा 17 स्थगन 19 शपथ पत्र 21 निष्पादन 20 निर्णय और डिग्री 18 साक्ष्यों की परीक्षा साक्ष्यों की परीक्षा और अंतिम सुनवाई में निपटारा। ठीक है। 16 साक्ष्य को सम्मत 14 विवादियों की विरचना विवादिकों की विरचना 12 स्वीकृति और 10 पक्षकारों की परीक्षा पक्षकारों की उपस्थित परीक्षा। पक्षकारों की ठीक है। परीक्षा 21 निष्पादन हो गया। 39 टेम्पररी इंजेक्शन जुबेर तुम बोलो भी क्या कहता है 39? 40 क्या कहता है जुबेर? 40 का धारा ऑर्डर रिसीवर 41 फर्स्ट अपील 42 सेकंड अपील 43 आदेशों की अपील 44 निर्धन व्यक्ति द्वारा 45 सुप्रीम कोर्ट में अपील 33 निर्धन व्यक्ति द्वारा निर्धन व्यक्ति के द्वारा बात। ठीक है। अब ये 33 है, अब यहाँ तक पहुँच रहे हैं हम। कैसे पहुँचेंगे? मुक्त आसान तरीके से। एक सीक्वेंस दे रहे हैं, उसको याद रखना है बस सिर्फ। 6 से 27 और 6 से सरकार। स नी प नी प नी सनी नहीं सनी से आएगा सर सनी सेनी सेनी फैनी फनी फनी अनी सनी सेनी फनी है। ठीक है। 27 28 ए भी है। अच्छा ये 27 है का? हाँ ठीक है। निर्वचन 28 29 30 30 32 और ये 33। ये 33 ही है, ये निर्धन व्यक्ति वाले आदेश सरकार के विरुद्ध और सरकार के द्वारा दावे। सरकार के विरुद्ध और सरकार के द्वारा दावे ये थोड़ा सा अलग है। क्या है कि जब भी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के लॉ के इंटरप्रिटेशन का बात आए तो कोर्ट उस क्वेश्चन को निपटाने के लिए एडिशनल एडवोकेट जनरल या अटॉर्नी जनरल से बात करेगी, तो संविधान का निर्वचन की बात करेगी, तो इनको सूचना दी जाएगी। ऑर्डर नंबर 28 से हो गया सेना के विरुद्ध और सेना के द्वारा वाद। 29 में निगम के द्वारा या निगम के विरुद्ध वाद। सीआरपीसी में निगम के विरुद्ध, कॉर्पोरेशन के विरुद्ध या कॉर्पोरेशन के द्वारा दावा कहां पर था? कंपनी के अगेंस्ट में दावा 305 क्वेश्चन था पेपर। 305 फर्स्ट है फर्म नी से न्यासी व निष्पादक ट्रस्टी और एग्जीक्यूटिव। ऐसे अवयस्क अवयस्क के द्वारा और अवयस्क के विरुद्ध वाद। द्वारा और विरुद्ध। और नी से निर्धन व्यक्ति या निर्धन व्यक्ति के द्वारा वाद। 32 से कुटुंब के द्वारा ना। 32 इस लिंक पे नहीं है, वो एक कुटुंब के संबंध में वाद क्या फिर वो अक्नी हो जाएगा, इसमें आ जाएगा। हाँ अक्नी हो सकता है। वैसे सनी सेनी फनी अक्नी कैसे हो जाएगा? कुटुंब के विरुद्ध या कुटुंब के द्वारा वाद जो होते हैं वो कैमरा ट्रायल होते हैं।
प्रोसीडिंग्स होती है उसमें हो सकता है वो खुले न्यायालय में नहीं करवा के बंद न्यायालय में करवाने का दावा कर सकता है। तो ऑर्डर्स यदि अपन बात करें 327 के हिसाब से वैसे क्या कह रहे हो 33 में जैसे 327 हमारी सीआरपीसी थी वैसे ही करेगा फिर वो 327 हाँ सीआरपीसी हाँ ये तो कहता है खुले न्यायालय में होगा, ये कहता है बंद न्यायालय में होगा। बंद है परिवार के संबंध में जो भी दावे होते हैं लेकिन बात तो सेम हुई ना सर। सेम ये तो ओपन कोर्ट है और इसमें तो दरवाजे बंद करके नहीं कैमरा उसमें भी ट्रायल है ना, ये तो उसके अंदर हाँ। तो दूसरा है ना बंद बंद करके बंद कमरे में उसमें उसमें लिख रखा है स्पेशल प्रोविजन हो तो बंद करने में भी कर सकते हैं। ठीक है अब समझो ऑर्डर नंबर 1 से 21 तक याद हो गया, ऑर्डर नंबर 27 से 33 तक याद हो गया, पक्का रट लेना इनको, ये ऑर्डर है ऑर्डर नंबर 27 28 29 30 31 और ऑर्डर नंबर 39 से 45 तक भी याद हो चुका है। ठीक है ना, जितनी चीजें अपन लोग रटने में आप महारत हासिल कर लोगे ना उतना ही आपका सब्जेक्ट आसान होता जाएगा, इस बात को जमा के रखना अपने दिमाग में। तो जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूं, कल सरफराज शादी वादी निबट गई, कल लास्ट है आज क्या है, आज कुछ नहीं है, आज ये blur हो रहा है। कुछ नहीं है, कल क्लास पाओगे, शायद अगली बार जब भी क्लास में आएंगे परसों 1 से लेकर 51 तक के ऑर्डर कंठस्थ होने चाहिए, मेरे को नहीं पता, ध्यान रखना। और जुबेर तुम्हारे लिए भी मिटाओ, ये इंग्लिश में इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं है सर? जी कैसे लिखो गवर्नमेंट का? भाई देखो ये हिंदी में याद कर लोगे तो इंग्लिश हो ही जाएगी ना अपने आप से। अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड बाय द गवर्नमेंट, इंटरप्रिटेशन आर्मी, आर्मी, कॉर्पोरेशन या कंपनी, फर्म की फर्म लीजिए, ट्रस्टी, माइनर और पाउपर निर्धन इंटीजेंट लिखा है सर, पोपर और बटालियन अकिंचन होता है प्रॉपर का मतलब तो डिजेंट। ठीक है, आसान है, बहुत आसान, लिख लिया। चलिए आगे, कल हम लोग पहुंच गए थे सेक्शन नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। अब देखना है सेक्शन नंबर 10 और सेक्शन नंबर 11। बहुत अच्छी बात करते हैं दोनों। एकदम से blur हो रहा है। क्या ब्लर हो रहा है? मुझे कहने में देखो तो blur हो रहा है बहुत। मैं तो ये जाने लगा हूं। ये बहुत होता है चलो अपने तो देखो सेक्शन नंबर 9 तक कल हमने देखा कौन कौन से दावे सुनेंगे, कौन कौन से अधिकार होते हैं। मेरा किसी ने मान सम्मान नहीं किया या फिर किसी ने मुझे शादी में नहीं बुलाया तो क्या दावा करूं, ये कोई अधिकार नहीं। पत्नी ने मेरे को कहा कि सर ताजमहल चलेंगे यदि मैं ये बना दूं, हाँ नहीं हो सकता ना दावा बुला लिया और उसके बाद में नहीं खिलाता है हाँ, वो तब तो फिर वो अपमान हो गया, ध्यान रखना है ना। मैं वो समझ गया सेक्शन नंबर 10 और सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 10 तो बताता है Best sub रेस सब judice. जुडिस और सेक्शन नंबर 11 कहता है Best judicator. रेस जुडिकेट। रेस सब जुडिस का मतलब है हिंदी क्या है इसकी, रेस सब जुडिस की बात का रोक दिया जाना। वाद का रूप दिया जाना। और रेस जुडिकेट का कहा पूर्व न्याय, यह तो पूर्व न्याय है। प्राण न्याय. पूर्व न्याय प्राण न्याय, तुमने देखा ही था क्या 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 चल रहा है भाई। सेक्शन नंबर 10 और सेक्शन नंबर 11 सीपीसी के दो बेसिक प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे हैं कि साहब ये वो सिद्धांत है जिन सिद्धांत का सीपीसी में होना जरूरी था। यदि सेक्शन नंबर 11 का प्रिंसिपल सीपीसी में नहीं होता तो होता क्या, एक्चुअली सीपीसी का प्रिंसिपल नंबर सेक्शन नंबर 11 कहता क्या है कि यदि कोई दावा किसी न्यायालय ने सुन लिया और पक्षकारों के बीच
उनके अधिकारों को अंतिम रूप से विनिश्चय कर दिया विनिश्चय कर दिया। और क्या पारित कर दी उसने? डिक्री पारित कर दी, अंतिम रूप से विनिश्चित कर दिया। अब वो आदमी यदि इसी दावे को किसी दूसरे कोर्ट में लेकर जाता है तो वो कोर्ट इस दावे को स्वीकार नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेगी। या फिर स्वीकार नहीं करने का मतलब उसे शादी थोड़ी करनी है, स्वीकार करने का मतलब उसका विचारण नहीं करेगी। स्वीकार करेगा तो भाई कोर्ट उस फाइल का करता है क्या? ट्रायल तो करता है, उसका विचारण नहीं करेगा। रेस जुडिकेटा साफ शब्दों में ऐसी बात कह रहा है कि एक ऐसा कोई विवाद जो दो पक्षकारों के बीच में उत्पन्न हुआ था और उन दोनों पक्षकारों में से कोई एक आदमी कोर्ट में गया, कोर्ट ने सारी की सारी कार्रवाई की और अंतिम रूप से अपना डिसीजन दे दिया। जिन एक या तो एक आदमी हारेगा एक आदमी जीतेगा, ये बात रहेगी। वो जो कोर्ट का डिसीजन है दोनों व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होगा। अब यदि कोई एक आदमी कहे कि सर मैं आपके इस कोर्ट के फैसले से राजी नहीं हूं, तो वो आदमी चाहे तो अपील कर सकता है, अपील करने के लिए कोई भी रोक टोक नहीं है। पर वो कहे कि सर मैं ये क्या दावा मेरे दूसरे कोर्ट से सुनाऊंगा क्योंकि वो मेरे कोई रिलेटिव है या मेरे कास्ट का या मेरे समाज का या मेरे नजदीक बैठता है, तो क्या वो कोर्ट इसको नहीं, वो वाली जो दूसरी वाली कोर्ट है क्या है इस दावे को मंजूर करेगी? मंजूर करके विचारण नहीं करेगी। और यदि ऐसा मंजूर करके विचारण कर दिए जाने की परमिशन दे दी जाती तो फिर क्या होता? वाद पे वाद, मतलब वादों की बहुलता हो जाती है। वादों की बहुलता हो जाती, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स हो जाते, वाद की बहुलता। मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट को रोकने के लिए क्या काम किया गया है? सेक्शन नंबर 11 में एक प्रिंसिपल क्या है जिसको हम कहते हैं रेस जुडिकेटा। अच्छा, वाद की बहुलता को रोकने के लिए और कहां का प्रोविजन है सीबीसी में? वो भी 144 या 47 आपने ऐसे कुछ बताया था। 47 से हटाया। हाँ, 47 तो कहा था कि ना क्वेश्चन जो डिटरमाइनिंग क्वेश्चन किए जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव कोर्ट के अच्छा, द्वारा वो डिग्री से हटाया। डिग्री की परिभाषा में से हटाया, ये था। वाद की बहुलता को रोकना। हम्म। 10 में तो वो देखो। विचारण नहीं करते। एक तो वाद की बहुलता को रोकना ये भी हो सकता है पक्षकारों का संयोजन, हाँ, है ना? ऑर्डर 1 रूल 10 है शायद। वेरी गुड। पक्षकारों का संयोजन का क्या मतलब है कि मान लो एक आदमी है, उस एक आदमी ने 10 अलग अलग आदमियों से मिलकर कोई एक प्रॉपर्टी खरीदी, 10 पार्टनरशिप थे उसमें, पैसा दे दिया पर उन लोगों ने उनको प्रॉपर्टी नहीं दी, तो क्या वो आदमी उन 10 ही आदमियों के खिलाफ अलग अलग दावा करेगा या उन 10 आदमियों के खिलाफ एक ही दावा करेगा? एक ही। यदि अलग अलग करता तो 10 वाद हो जाते। 10 वाद हो जाते। कोर्स ऑफ एक्शन भी एक ही था, पक्षकार अलग अलग थे जरूर, ठीक है, पर उन पक्षकारों का क्या किया अपन ने? संयोजन कर दिया, उनका जोइंडर ऑफ द पार्टीज करके एक ही दावा पेश किया। या तो ऐसा हो सकता है, या दूसरा क्या हो सकता है, वाद की बहुलता रोकने के लिए ये वाली कानून दे रखी है बच्चों, वाद का संयोजन, पक्षकारों का संयोजन दे रखा है। ऑर्डर नंबर 1, रूल 1 और 3। रूल 1 और 3। देखो रूल नंबर 10 में क्या लिखा है? गलत नवाती के नाम से। हाँ। रूल नंबर 10 में ये लिखा हुआ है, समझ रहे हैं अभी अपन, बस केवल आपके दिमाग में करने के लिए, कि मान लो कि मेरे को किसी एक ऐसे वादी को जो कि वाद का पक्षकार वास्तव में था ही नहीं, पर समय के साथ पता चला कि साहब ये आदमी भी वाद का पक्षकार है, तो उस वाद के उस व्यक्ति को उस सूट में जोड़ने के लिए एक एप्लीकेशन लगाई जाएगी। वो एप्लीकेशन रहेगी ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 10 की एप्लीकेशन, 110 की एप्लीकेशन। किसके लिए है? हेडिंग क्या है 110 की? गलतवादी के नाम से वाद। 110। सर ये 9 में होगा। ये 10 का 2 है जो आप बोल रहे हो, उसमें वो न्यायालय पक्षकारों का नाम काट सकेगा या जोड़ सकेगा। न्यायालय पक्षकारों का नाम काट सकेगा या जोड़ सकेगा, ठीक है। तो ये भी क्या है? वाद की बहुलता को रोकने का एक उपाय। और क्या क्या हो सकता है वाद की बहुलता को रोकने का उपाय? वाद, हाँ आप सही कह रहे हैं, वाद कारणों का संयोजन, जॉइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। अब कॉज ऑफ एक्शन का भी जॉइंटर कैसे होता है? ये रूल 3 है, लेकिन ऑर्डर 2 का ऑर्डर 2 का रूल था, ऑर्डर 2
है तुक्का, वाद कारणों का संयोजन। ये मतलब अपन को ऑर्डर और रूल एक साथ में लिखना, अपन कैसे लिखेंगे? मतलब ऊपर आपने डैश लगा के लिखा है, इधर स्लैश लगा के लिखा बस है। यही ये ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 10। ये क्या कॉमा है? हाँ ये कोमा है, मतलब कॉमा लगा के ऐसे, मतलब हाँ, जैसे कॉमा, अपन एग्जाम में लिखेंगे तो ऐसे ही ऐसे ही लिखना है। या फिर आदेश एक, ऑर्डर नंबर 1 नियम रूल नंबर 10। आदेश 1 नियम 10। वाद कारणों का संयोजन का क्या मतलब होता है भाई? अपन ने कल बात कही थी कि एक आदमी ने किसी दूसरे आदमी को मकान मालिक ने किराए से दिया, वो मकान ने किराएदार ना तो किराया दे रहा है, ना मकान खाली कर रहा है, और ना मकान को मेंटेन कर पा रहा है। तो उसके कितने कॉज ऑफ एक्शन हो गए? एक तो किराया नहीं देने का, दूसरा ना मेंटेन करने का, और तीसरा समय हो गया पूरा और उसको खाली नहीं करा। या तो ये हो कि मकान मालिक उस एक ही आदमी के खिलाफ कितने दावे करे, 3, और या फिर एक ही एक ही दावे में तीनों वाद हेतुओं का संयोजन करके डाल दे कि सर ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो। तो ये क्या हो गया? वाद कारणों का संयोजन। और वाद कारणों का संयोजन भी टू स्टे द मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट का एक अच्छा आधार है। और क्या हो सकता है? क्या बताया था? आप कुछ बता रहे थे। बात हेतु और कारण एक ही होता है सर। हाँ वाद हेतु वाद कारण है, ये कॉज ऑफ एक्शन। अच्छा एक बार क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव सूट भी होता है, प्रतिनिधिक वाद, प्रतिनिधिक वाद। ऑर्डर नंबर 1 रूल 8। नंबर 8 क्या होता है इसमें? प्रतिनिधिक वाद में क्या होता है कि जरूरी थोड़ी है कि वो एक आदमी जिसने 10 आदमी से पैसा प्रॉपर्टी खरीदी थी और उन 10 आदमियों ने मिलकर मना कर दी। ऐसा भी तो हो सकता है कि 10 आदमी मिलकर किसी एक आदमी से प्रॉपर्टी खरीदे, ठीक है, और जिस आदमी से प्रॉपर्टी खरीदी उसने प्रॉपर्टी देने से मना कर दिया, पैसे खाकर बैठ गया। अब वो 10 आदमी है, क्या 10 आदमी उस एक आदमी के खिलाफ 10 दावे करेंगे? तो क्या हो सकता है? उन 10 में से कोई एक आदमी उन 10 में से, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन एक ही है, लड़ाई एक ही बात की है, पक्षकार एक ही है, विवाद विषय भी एक ही है, तो दावा भी एक ही करो ना। तो ये सारे के सारी चीजें टू मल्टीप्लिसिटी, टू स्टे द मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स के लिए है। द joinder of the parties, joinder of the cause of action and representative suit और res judicata। एक चीज और है जो अपन कहीं मिस कर रहे हैं, जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को ही रोकती है। निकाल के दूंगा एक और पढ़िए जो क्लिक नहीं कर पाए, छोड़ो। समझा क्या? अभी मैंने क्या बात बताई? देखो आप वाद की बहुलता का क्या मतलब है? बहुत सारा बात उसकी जगह एक बात करने का। हाँ, वाद की बहुलता का मतलब कि बहुत ज्यादा वाद हो गए, ज्यादा बात नहीं करना, उनकी जगह क्या करना है अपन को? कम बात करवाना है। तो कम बात करवाने का क्या क्या कारण हो सकते हैं? अपन कैसे कैसे कम बात कर सकते हैं? पक्षकारों का संयोजन करवा के। जैसे आप 4 आदमी बैठे, मेरे कोई पैसे आप लोगों ने ले तो लिए पर आप लोगों ने वापस नहीं लिए। 10 आदमी की आपकी एक फर्म थी, तो क्या मैं आप 10 आदमियों के खिलाफ अलग अलग दावा करूं? तो क्या करूंगा? एक ही दावा कर दूं जिसमें आप 10 के 10 आदमियों का नाम लिखे। तो ये किनका हो गया? पक्षकारों का संयोजन। ये तो बताए वाद है। कारण का संयोजन किराएदार वाली बात बताई। तो मकान मालिक उस किराएदार के खिलाफ कितने दावे करेगा? 3 कर सकता है। 3 कर सकता है, पर करेगा कितने? एक करेगा, क्योंकि सीपीसी की व्यवस्था देती है कि वाद कारण का भी जोइंडर हो सकता है। प्रतिनिधिक वाद 10 जनों को पैसे मांग रहा है, एक जना को 10 जने की जगह एक मिलकर कर सकता है। 10 जनों में से मिलकर एक जगह यानी सब एक पेपर के ऊपर साइन करता है। हाँ और फिर बात करे। हाँ, वो 10 के 10 आदमी मिलकर इस आदमी को अपनी तरफ से लिख कर देंगे कि हमारी तरफ से कोर्ट में यदि आपने कभी पावर ऑफ अटॉर्नी की बात सुनी है? क्या होता है पावर ऑफ अटॉर्नी में? सबके पास होती है। एक आदमी अपने अधिकार किसको दे देता है? दूसरे आदमी को पावर ट्रांसफर कर देता है। ये कह देता है कि आज के बाद इस प्रॉपर्टी से संबंधित जितने भी लेन देन होगा वो ये आदमी करेगा। यही तो होता है। रिप्रेजेंटेटिव सूट में भी तो सारे के सारे आदमी मिलकर जाके कह देते हैं कि कोर्ट्स में जो भी कोई लेना देना होगा, जो भी कोई कार्रवाई होगी वो यही आदमी करेंगे। ठीक है, अब देखो रेस जुडिकेटा की बात चल रही है, जो कि वाद की बहुलता को रोकने के लिए एक सिद्धांत सीपीसी में बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है? पहले अपन सेक्शन नंबर 11 देंगे, फिर सेक्शन नंबर 10 देखेंगे।
सेक्शन में लिखा है जो 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट दिखेगी, पहले अपन उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में आगे चलते हैं। कोई भी न्यायालय विचारण नहीं करेगा जिस वाद को या जिस दावे को सक्षम न्यायालय के द्वारा उन्हीं पक्षकारों के बीच उन्हीं पक्षकारों या फिर उन पक्षकारों के विधिक प्रतिनिधि, लीगल रिप्रेजेंटेटिव नंबर 1 और लीगल रिप्रेजेंटेटिव नंबर 2, कोई न्यायालय किसी भी वाद का विचारण नहीं करेगा जिस दावे को सक्षम न्यायालय के द्वारा उन्हीं पक्षकारों के बीच या उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बीच किसी वाद या फिर किसी विवादिक का क्या मतलब, या तो कोई वाद और या फिर कोई विवादिक, क्या मतलब हुआ भाई? एक वाद में जरूरी नहीं है कि एक ही विवादिक हो, एक वाद में एक से ज्यादा विवादिक भी हो सकता है। तो जब किसी वाद की सुनवाई चल रही है और वाद की सुनवाई चलते हुए अभी तक तो उसमें फ्रेम कितने विवादिक हुए? 1, 2, 3 और 4 विवादिक फ्रेम हो गए। एक विवादिक पर कोर्ट का फैसला आ चुका है, अभी भी बाकी के 3 विवादिक पर कोर्ट का फैसला आना बाकी है। तो क्या हुआ, पूरा वाद सुन लिया? नहीं, वाद में विवादिक का मतलब इशू कुछ ना कुछ डिसाइड हुआ है। तो कोई न्यायालय विचारण नहीं करेगा किसी भी दावे का जो सक्षम न्यायालय ने उन्हीं पक्षकारों के बीच किसी वाद या किन्हीं विवादिक पर पक्षकारों के अधिकारों का अंतिम रूप से विनिश्चय कर दिया हो, अधिकारों का अंतिम रूप से विनिश्चय कर दिया हो, विनिश्चय कर दिया हो। इसको क्या मतलब समझे कि पक्षकार के लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये है कि ये दो प्रॉपर्टी थी X और Y। X ने कहा कि सर ये दोनों प्रॉपर्टी मेरी, और Y ने कहा कि ये दोनों प्रॉपर्टी मेरी। कोर्ट में जाकर डिसाइड किया क्या कि साहब ये प्रॉपर्टी तो X की है और ये प्रॉपर्टी Y की है, ये ना इसकी है ना ये इसकी है, दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी के हकदार है। ठीक है, 40 साल हो गए, ये दोनों आदमी तो मर आ गए, अब इनके बेटे और बेटे के बाद में पोते, ये आगे दोनों एग्जिस्टेंस में, ये आगे A और B। तो अब मुझे ये बताइए कि कोर्ट के द्वारा जो एक्सप्रेशन दिया गया था जो X और Y के द्वारा बाउंड था, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है X और इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है Y, क्या इसी विवादित विषय पर जाकर A B के खिलाफ कोर्ट में जाकर दावा करेगा या वही बात जो चलती आ रही है वही मानी जाएगी? वही मानी जाएगी। इसका मतलब क्या कह रहा है, उन्हीं पक्षकारों या उन पक्षकारों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बीच में, है ना, चाहे तो वो हो चाहे तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो। तो अब ये दोनों जने भी इस प्रॉपर्टी पर मालिकाना अकेले दावा नहीं कर पाएंगे क्योंकि कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा इस बात का डिसाइड ऑलरेडी किसी कोर्ट के द्वारा किया जा चुका है। समझ गए? ये कहानी पढ़ो, सेक्शन नंबर 11। दूसरी भी नहीं लड़ सकते। अच्छा हाँ, दूसरी बात, उन्हीं पक्षकारों, सेम पक्षकार होना चाहिए। सेम पक्षकार का मतलब ये कि इन दोनों ने लड़ाई की थी इन प्रॉपर्टियों के लिए, ठीक है, तो ये फैसला इन दोनों को तो बाउंड करेगा। पर जेड आ गया, वो ये कहता है कि सर ये प्रॉपर्टी किसकी? मेरी। तो क्या ये इस फैसले को इसको मानने जाने के लिए मजबूर कर सकता है कि देख कोर्ट ने मेरे पक्ष में कहा है? यदि इसने जेड ने इस बात को साबित कर दिया एक्स के विरुद्ध अपने पोजीशन को, तो फिर कोर्ट किसके बारे में फैसला देगी? जेड के पक्ष में। तो उन्होंने उसने क्या लिखा, उन्हीं पक्षकारों के बीच होना चाहिए। अलग अलग पक्षकार है तो फिर दावा चेंज हो जाएगा, याद रखना। प्रॉपर्टी वही होनी चाहिए। वाई की यदि कोई दूसरी प्रॉपर्टी और पड़ी है, यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 10 एक और पड़ी है, क्या इसके लिए भी बाउंड हो गया क्या एक्स? नहीं, विवादित विषय सेम होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए ना। प्रॉपर्टी विवादित विषय पार्टी पक्ष का सेम होना चाहिए। हाँ, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो वो अलग बात है, ठीक है। चलो पढ़ो जरा सेक्शन नंबर 11। कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवादित का विचारण नहीं करेगा। बस देखो एक बात याद रखना, ये जो अभी लाइन इसने प्रमिला ने पढ़ी है, यही चीज है इसी पूरे के पूरे सेक्शन का निचोड़। विचारण नहीं करेगा, साफ लिख दिया उसने। हाँ, जिसमें प्रत्यक्ष और सारत्व विवादित विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच
या ऐसे पक्षकारों के बीच के जिनमें व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं। किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्ष और सारथ विवाद्य रहा है जो ऐसे पश्चातवर्ती वाद का या उस वाद का जिसमें ऐसा विवाद बाद में उठाया गया है विचारण करने के लिए सक्षम था। विचारण करने के लिए सक्षम था, कॉम्पिटेंट कोर्ट होनी चाहिए, है ना? और हाँ। ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है। मतलब फाइनल रूप से क्या कह रहा है कि कोई भी न्यायालय ऐसे मामले का विचारण नहीं करेगा जो सक्षम न्यायालय के द्वारा पहले ही सुन लिया गया है या विचारण कर लिया गया है। बस यही तो इसका सारी यदि अपन बात करें तो वही है, सक्षम न्यायालय होना चाहिए, स्वयं पक्षकार होने चाहिए, लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो या दूसरा आदमी भी हो सकता है, किसी वाद या किसी भी विवाद का मतलब हुआ या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसी चीज से जुड़े हुए होने चाहिए, किसी दूसरी चीज से नहीं, विचारण नहीं करेगा। अब इसके 8 स्पष्टीकरण दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 11 में बता रखा है। कितने तरह के एक्सप्लेनेशन, कितने एक्सप्लेनेशन बता रखा है? सेक्शन 11 में नहीं, सेक्शन 14 में 2 क्या 4 2 बता रखे। पूछ ले एक बार सवाल कि सेक्शन नंबर 14 में कितने एक्सप्लेनेशन है? सेक्शन 8 में भी 2 है सर। सेक्शन 8 में 8 क्या कहता है? आचरण बताना उसका जरूरी होता है। 8 किसी को याद है? सेक्शन 8 नहीं आपने पढ़ा है? मोटिव एविडेंस नहीं पढ़ा? सेक्शन नंबर 8 को अपन ने किस नाम से याद किया था? सीईओ नहीं, वो सेक्शन 7 7 है, था। वो 7 है। तो वो मोटिव MPPS, एमपीपीएससी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हाँ। है ना? मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट। सीईओ कॉज इफेक्ट और और नया आपने पढ़ा है बेटा? थी सर मैं याद फिर नॉट टीआईपी हाँ 9 पे था टिप देना, नहीं 9 पर था ट्रेड आइडेंटिफिकेशन ट्रेड था, तो वो भी टिप का ही जैसा। और 6 फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन अच्छा रेस जुडिकेट क्या लैटिन वर्ड रोमन वर्ड है। रोमन वर्ड है, ये लैटिन शब्द है, रोमन शब्द है। हाँ तो एक क्वेश्चन है कि सेक्शन नंबर 11 में कितने इलस्ट्रेशन? 8। अब इन इलस्ट्रेशन में क्या क्या लिख रखा है? सॉरी इलस्ट्रेशन नहीं, एक्सप्लेनेशन है। फर्स्ट पढ़ो जरा। स्पष्टीकरण 1 पूर्ववर्ती वाद पद ऐसे वाद का द्योतक है जो प्रश्नगत वाद के पूर्व ही विनिश्चित किया जा चुका है, चाहे वह उससे पूर्व संस्थित किया गया हो या नहीं। क्या मतलब हुआ? मान लो यदि एक ही दावे के एक ही कोर्स ऑफ एक्शन के संबंध में 2 दावे पेश कर दिए गए, चाहे भूल से भी, चाहे गलती से भी और चाहे जानबूझकर से भी, किसी पक्षकार को लग रहा है कि मामला इस कोर्ट में बहुत ज्यादा ढीलमडाल चल रहा है तो मैं दूसरे कोर्ट में पेश कर सकता हूँ, क्योंकि सेक्शन नंबर 16, 17, 18 में क्या बताता है? किसी भी कोर्ट में, चाहे इस कोर्ट में चाहे इस कोर्ट में पेश किया जा सकता है। इस कोर्ट में मैंने पहले पेश किया, इस कोर्ट में मैंने बाद में पेश किया, बाद में पेश करने में ट्रायल थोड़ी सी जल्दी चली, इसने पहले ही सुना दिया फैसला और यहाँ अभी भी पेंडिंग ही है, तो क्या ये वाला वाद अब पूर्ववर्ती वाद समझा जाएगा या ये वाला अभी भी पूर्ववर्ती समझा जाएगा? पूर्ववर्ती जिसमें डिसीजन आ गया वो पूर्ववर्ती है, चाहे उसको बाद में क्यों नहीं निश्चित नहीं, उसको चाहे बाद में संस्थित क्यों नहीं किया गया। ठीक है, स्पष्टीकरण नंबर 1 क्लियर हुआ? क्या समझाया सरफराज? क्या समझाया मैंने? अगर 2 डिसीजन एक साथ हो रहे, डिले हो रहा है तो 2 डिसीजन नहीं, 2 कार्यवाही एक साथ पेंडिंग है। सेकंड वाली जो कार्यवाही होगी उसका रिजल्ट आ गया तो पहले उसको कंसीडर करेंगे। हाँ सेकंड वाले कार्यवाही का यदि रिजल्ट आ गया तो फिर उसको प्रीवियस सूट इसी को समझा जाएगा और इस पे जो कोई भी बात हुई वो कही की बात इस पर एलिजिबल हो जाएगी अपने आप से। फिर इसमें कोर्ट में जाकर पक्षकार कह देंगे कि सर मामला सुन लिया गया है और इस कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है। सर दो चल सकते हैं एक साथ में? अमूमन चलती नहीं है, पर मान लेते हैं सीपीसी प्रोसीजर के नाम से क्या पता इस तरह की बात हो भी जाए कहीं, क्योंकि कई बार कॉज ऑफ एक्शन 2 जगह होते हैं। अपन मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है या जहां प्रतिवादी रहता है, प्रतिवादी एक मुकदमे में 3-4 हो गए, मान लो एक प्रतिवादी कलकत्ता रह रहा है, एक मद्रास रह रहा है, एक अजमेर रह रहा है और किसी आदमी ने उन तीनों के खिलाफ अलग अलग दावे वहां पर चला दिए, तब फिर हाँ तीनों तो चलेंगे। और मान लो कलकत्ता वाला सबसे पहले डिसाइड हो गया कि साहब ये इस तरह की बात है, वादी के पक्ष में ये, तो फिर वो वाला वाद पक्षकार तो अलग होंगे, पक्षकार अलग थे। पर इन कोर्ट में जब दावा पेश किया गया था तो जॉइंडर ऑफ पार्टीज करके पेश किया गया था, इस पे भी, पर दावे अलग अलग पेश किए गए। ऐसा भी होता है
तो जॉइंडर में हो सकता है। हाँ जॉइंडर क्योंकि में साथ में फैसला कर तीनों लेंगे, एक लेकिन जैसा कोड होगा तो ना। एक ही होगा ना सर। भाई अपन क्यों कह रहे हैं कि मान लो इन केस यदि किसी आदमी के द्वारा या कोई ऐसी सिचुएशन हो गई जिसमें इस तरह की बात हो गई, तो फिर ऐसी स्थिति में जहाँ जहाँ जो रह रहे वहाँ। हाँ अलग अलग तरह की हो गया। इस स्थिति में पूर्व न्याय किसे माना जाएगा? यदि बाद वाली कोर्ट ने पहले ट्रायल करके फैसला दे दिया तो जिसने पहले डिसाइड किया है वही पूर्ववर्ती वाद समझा जाएगा, ये कह रहे हैं। तो फिर तीनों का फैसला एक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल तीनों का फैसला एक हो जाएगा। यही तो होता है। मान लो कोई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट में एक कोई मैटर चल रहा है, आरपीएससी की एग्जाम कंडक्ट करवाने का, ठीक है ना, के साथ इसमें इस क्वेश्चन को ये वाला गलत माना है, इसमें ये क्वेश्चन को ये गलत माना है, और कोर्ट ने फैसला दे दिया कि साहब हाँ ये क्वेश्चन के आंसर ये कंसिडर करने हैं। फिर बाद में जैसे सरफराज भी गया भागता हुआ सर, अभी तक तो भागे नहीं थे, और वकील साहब ने कहा कि सर सेम मैटर है। क्या है? सेम मैटर है। तो फिर कोर्ट क्या फैसला दे देगी कि सर इस पक्ष में भी वही फैसला दिया जाता है, मतलब वो क्वेश्चन है तो उनको ये कर दो और ये तो उनको ये कर दो। दोनों अलग अलग पार्टीज थी, भले अलग अलग पार्टी, फायदा इनको पर इसमें अलग अलग पार्टी, एक तो स्टूडेंट है और दूसरा है आरपीएससी, दोनों सेम ही थे, पक्ष का सेम ही था। चलो पूर्ववर्ती बात का हो गया। एक मिनट रुको, इलस्ट्रेशन नंबर 2 कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जाने के प्रयोजन के लिए सक्षमता का उदाहरण करने में न्यायालय के 3 को छोड़ो, सब इलस्ट्रेशन नंबर नहीं, एक्सप्लेनेशन नंबर 4। हाँ क्या कह रहा है? किसी भी विषय के बारे में जो ऐसे पूर्ववर्ती वाद में प्रतिरक्षा या आक्रमण का आधार बनाया जा सकता था और बनाया जाना चाहिए था, यह समझा जाएगा कि वह ऐसे वाद में प्रत्यक्ष और सारथ विवाद्य रहा है। इस चीज का क्या मतलब समझे बच्चों? नलिनी आपके पास में बैरक, अच्छा आप दोनों के बीच में एक ही बैरक है। जुबेर तुम उधर शिफ्ट हो जाओ, वो इंग्लिश वाला सरफराज को इधर आने दो, आप उसके जैनब के पास में बैठ जाओ। इलस्ट्रेशन नहीं, एक्सप्लेनेशन नंबर 4 का क्या मतलब समझे? नलिनी क्या समझ में आया? हाँ प्रबेला आपके क्या समझ में आया? आपने एग्जांपल दिया था रेंट कंट्रोल वाले, मतलब किस मकान का किराया है उसका 3 साल का बाकी है, तो उसने पहले 2 साल का तो मांग लिया, फिर बाद में वो बोले कि नहीं नहीं तीसरे साल का भी बाकी है, तो नहीं आप एक साथ में तीनों बता दो, कारण बता दो कि नहीं तीनों साल के बाकी है। बस एग्जैक्टली ये बात है। क्या कह रहे हैं कि मान लो कि मैं किसी किराए का ऑप्शन, वो ऑप्शन हटा के तो मैं मान लेता हूँ, अच्छा किराए का मान लेते हैं, एकदम अच्छी बात है। मैंने किसी मकान को किराया दे रखा था, वो किराएदार पिछले 3 साल से मेरे को किराया नहीं दे रहा है, ठीक है, तो किराया मेरे को कितने साल का मांगना है? 3 साल का मांगना है। मैंने अभी किराया उसे केवल 2 साल की मांगा कोर्ट में, है ना, और ये कहा कि सर इस आदमी का मेरे इतने महीने का किराया बाकी है, जबकि वो 30 साल का उस समय ड्यू था उस तारीख को। कोर्ट ने वो वाला किराया मेरे को दिलाने का आदेश कर दिया। अब मेरे समझ में आ रहा है यार मैं तीसरे साल की भी मांग लेता तो ठीक रहता, मेरे को 3 साल का मिल जाता। तो क्या अब उस दावे के संबंध में मैं क्या ये दावा एक और पेश करूं कि सर मेरे को इसमें भी चाहिए, तो कोर्ट क्या कहेगी? पहले बोलना चाहिए। सेम मैटर पे सेम पक्षकारों के बीच में कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है, अब कोर्ट सेम बात को वापस नहीं सुनेगी, आपको पहले बोलना चाहिए था। मतलब मेरे आक्रमण क्या था? आक्रमण का मतलब मुझे जो कुछ भी उससे मांग करनी थी वो सारी की सारी एक साथ करनी थी। और यही बात मान लो मकान किराएदार पर निर्भर करती है। क्या किराएदार ने एक बिल पेश किया जिसमें लिखा हुआ था कि सर इस साल का किराया मैंने पेश कर दिया था, इसको दे दिया था, ये देखो। तो कोर्ट ने एक्चुअली उसको कंसाइडर कर दिया, कंसाइडर करके उसको 1 साल का किराया माफ कर दिया, माफ करके केवल 1 साल का ही किराया दिलाया। किराएदार घर पे भागता हुआ गया, कह रहे यार वो तो रसीद क्या की उन्होंने कंसाइडर कर ली। एक काम करते हैं, एक रसीद और बना के ले आते हैं, पेश करते थे। तो वो बनाकर लेकर आ गया, कोर्ट में उसने पेश की, मतलब कि वो क्या कर रहा है, अपना डिफेंस पेश कर रहा है। अब कोर्ट क्या कहेगा कि नो 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 नो, आपको यदि अपना डिफेंस पेश करना था तो किस वक्त करना था? कोर्ट की फाइनल डिग्री होने से पहले। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 हमें ये कह रहा है कि जो भी बात हमें किसी आदमी से रिकवर करवानी कोर्ट के माध्यम से, और वो जो बात थी वो एक ही कॉज ऑफ एक्शन से अराइज हुई थी, उसी पार्टी के अगेंस्ट में है और उसी कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड है, तो मेरे को एक ही वाद में सब चीजें मांग लेनी पड़ेगी। और यदि मैं नहीं मांगता हूं या फिर वो प्रतिरक्षा में अपनी डिफेंस नहीं करता है,
तो इलस्ट्रेशन 4 क्या कह रहा है, ऐसा मान लिया जाएगा कि उसने अपना आक्रमण भी कर लिया और अपना बचाव भी कर लिया। अब वो करता है तो इसका मतलब अलग से नहीं समझा जाएगा, कर लिया आपने जो करना। भाई ऐसा ही तो होता है ना कि मैं और मेरा भाई, मान लो किसी, क्या चाहिए, नहीं मेरी आवाज आ जाएगी, मैं उधर चला जाता हूँ। मैंने और मेरे भाई ने किसी प्रॉपर्टी के लिए क्लेम किया है ना। मेरे भैया ने क्या किया, उस प्रॉपर्टी के संबंध में जितने भी कागज थे सब पेश करने की कोशिश की, और मैंने भी अपने सारे के सारे कागज पेश कर दिए, जो भी मेरे पास से थे वो सब के सब पेश कर दिए। कोर्ट ने 50-50% का मुकदमा पेश कर दिया, डिक्री पेश कर दी, और ये कहा कि सर 50% आपकी है, 50% आपकी, आपके कागजों से ये साबित हो। अब डिक्री हो गई। डिक्री होने के बाद में मैं मकान के सबसे पीछे वाले ओरे में पड़े हुए बक्से के सबसे नीचे वाले बक्से का सबसे लास्ट वाली फाइल निकाल कर, एक एविडेंस निकाल कर लेकर आता हूँ कि सर ये देखो, मेरे दादाजी ने मरने से पहले ये वसीयत लिखी थी और ये प्रॉपर्टी मेरे नाम की थी। अब कोर्ट क्या कहेगा, क्या उस एविडेंस को एक्सेप्ट करेगा? यदि उसने एक्सेप्ट किया तो कोर्ट के द्वारा दी गई डिग्री वैलिड, अब तो उसे चेंज करनी पड़ेगी ना। तो ये यूं कह रहा है, हाँ क्रिमिनल में तो कर सकते हैं। अच्छा, निर्णय दिए जाने के बाद क्या कोई कोर्ट अपने आदेश को परिवर्तन कर सकती है? नहीं। फिर क्या कर रही है? परिवर्तन से बिना 416 में कर सकते हो। 125 में 360 125 में 416 वो तो केवल 416 में नया एविडेंस, वो तो अपन उसके एक्सेप्शन, उसका अपवाद देखे थे। अच्छा, ऐसी स्थिति में मान लो उसने उस एविडेंस को कंसीडर कर लिया, तो फिर सेक्शन नंबर 11 का क्या एग्जिस्टेंस रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए ये कह रहा है कि यदि कोई भी आपको मांग करनी है तो एक ही बार में मांग करो, और यदि आपको कोई डिफेंस लेना है तो एक ही बार में सारे के सारे डिफेंस पेश कर दे। समझ गए? एक्सप्लेनेशन नंबर 5 पे आ जाओ। वाद पत्र में दावा किया गया कोई अनुतोष जो डिक्री द्वारा अभिव्यक्त रूप से नहीं दिया गया है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए नामंजूर कर दिया गया समझा जाएगा। क्या मतलब हुआ? मकान मालिक ने किराएदार से 4 रिलीफ मांगी। क्या रिलीफ मांगी? किराया दिलाओ, कब्जा दिलाओ, मेंटेनेंस दिलाओ, जो इसको वो करवाना था, और इसने खुर्द-बुर्द किए प्रॉपर्टी को नुकसान किया, वो कंपनसेशन भी दिला। 4 चीजें मांगी, कोर्ट ने एक चीज देने का मना कर दिया, डिक्री में लिखा नहीं, मना। क्यों? कहाँ से? सोई हूँ। इसको स्टॉप कर दो ना यार। नहीं स्टॉप कर सकता हूँ। हाँ, फिर उसको बंद मत होने देना। वो कैसे होगी बंद? चलती रहेगी वो। ऐसे बंद नहीं है। अरे रहने दो, एडिट कर दूंगा मैं। एडिट, ये भी सही है। करा था ना तब हम मैंने। कुछ भी बोल सकते हैं। काट के ये तो चलेगा। और आवाज बहुत अच्छी जाती है, जो भी यहाँ पे बैठता है आवाज उसको बराबर। बाकी सर की आवाज बराबर नहीं आ रही है। सर की भी बराबर आती है। तब तो भाई पक्का क्रॉप करके एडिट करके काट के। नहीं, पहले वाले ये तो पूरे जाएगी अंदर, फिर उसके बाद में एडिट करेगी। ये लगा रहे ऐसे कैसे? ये पूरी डालूंगा अंदर पहले, वो किसी को नहीं भेजूंगा, तो उसके बाद में जो एडिट करूंगा ना वो सबको भेजूंगा। अच्छा, जीतू नहीं आया। जीतू भाई को पता है ना? नहीं, मैं वर्ड्स का बोल। जीतू की बैठ बैठी है। जीतू भाई का वर्ड मैंने काफी ये एडिट करके डालना ना वीडियो। जीतू भाई के वर्ड काटे नहीं कल वाले। तो वो तो सब बोल रहे होंगे ना इस चक्कर में। संगति में रह के मैं तो बहुत बोल रही हूँ। हाँ, 5 अपन ने डिमांड किए। कोर्ट ने 4 डिमांड पर एक्सप्रेस लिख दिया। क्या लिखा? कि ये डिमांड मांगी जाती है, ये दिया जाता है, ये मांगी जाती है, दिया जाता है। एक में क्लियर मना भी किया कि आपने इसकी डिमांड की थी, ये रिलीफ आपको नहीं दिया जाएगा।
मांगी कितनी थी टोटल 5, जवाब कितने पर दिया उसने 4, मतलब एक पर कोड क्या है साइलेंट है ना, मतलब कैंसिल हो गया जैसे। तो इसका मतलब क्या समझा जाएगा नामंजूर। नामंजूर हो गया। इसका मतलब ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया, एक वादी ने कोर्ट से प्रतिवादी के विरुद्ध 5 अनुतोष मांगे, 4 अनुतोष पर स्पष्ट एक्सप्रेशन था, एक अनुतोष पर कोर्ट ने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया, समझा जाएगा नामंजूर। नामंजूर किया जाएगा। क्लियर है? स्पष्टीकरण नंबर 7। सर 224 सीआरपीसी के वैसे वैसे भी हो सकता ना, उसका अनुसार भी हो सकता। सीआरपीसी को मत मिक्स करो बेटा इसमें, वो आपको याद है, चलो अच्छी बात है, पर इसमें मिक्स मत करो। चलो बहुत डिफरेंस है। 7 स्पष्टीकरण नंबर 7। इस धारा के उपबंध किसी डिक्री के निष्पादन के लिए कार्रवाई को लागू होंगे और इस धारा में किसी वाद विवादी या पूर्ववर्ती वाद के प्रति निर्देशों का अर्थ क्रमशः उस डिक्री के निष्पादन के लिए कार्रवाई, ऐसी कार्रवाई में उठने वाले प्रश्न और उस डिक्री के निष्पादन के लिए पूर्ववर्ती कार्रवाई के प्रति निर्देशों के रूप में लगाया जाएगा। देखो स्पष्टीकरण नंबर 7 और 8 पहले नहीं था, इन दोनों को 1976 में जोड़ा गया, पहले केवल 6 ही थे, है ना। हमें अभी बस केवल स्पष्टीकरण नंबर 7 देखना है। क्या समझ में आया आपके? स्पष्टीकरण नंबर 7 में क्या था अभी कि ये जो एग्जीक्यूशन की बातें है ना, डिग्री को एग्जीक्यूट करने नहीं, वाद दर्ज किए जाने वाली बातें हैं। हाँ, रेस जुडिकेटा कि न्यायालय किसी भी वाद का विचारण नहीं करेगा, ये सिर्फ किसी वाद पर ही लागू नहीं होगा, डिग्रियों के निष्पादन पर भी लागू होगा। अब डिग्रियों का निष्पादन का क्या मतलब होता है? एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री। क्या मतलब होता है? कल अपन ने समझा था कि कोई भी कोर्ट यदि किसी फाइनल एक्सप्रेशन दे देती है, डिग्री पास कर दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रतिवादी पैसों को लेकर बैठा है और लाकर दे दिया, प्रॉपर्टी लेकर बैठा है, खाली लो ये तुम्हारे चाबी पकड़ो, ऐसे तो नहीं होता। क्या होता है? उसे एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। उसको किसकी एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी? एग्जीक्यूशन की। उसको डिग्री को या फिर किसी भी आदेश को निष्पादन करवाने की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी और उसको एग्जीक्यूट करवा दिया कोर्ट ने। एक बार यदि एग्जीक्यूट करवा दिया तो फिर वो वापस आ जाएगा 2 लाख रुपए लेकर, सर आपने पहले तो दिलवा दिया, 2 लाख रुपए और दिलवाओ। तो ना केवल वाद संस्थित करने पर रेस जुडिकेटा लागू होता है, बल्कि डिग्री को निष्पादन करवाने की कार्यवाही पर भी रेस जुडिकेटा लागू हो जाता है। वापस उसको उधार दे दे 2 लाख रुपए, तो फिर नया कोर्स ऑफ एक्शन अरेंज हो गया भाई। ये क्या लिखा? उसी कोर्स ऑफ एक्शन में, कोर्स ऑफ एक्शन से होना चाहिए। इलस्ट्रेशन 8 का क्या रिजल्ट निकलता है? केवल इतना से याद रखना, यदि सक्षम न्यायालय के द्वारा डिग्री पारित नहीं की गई है, अब तो फिर उसके अंदर वापस से दावा दर्ज किया जा सकेगा। ध्यान रखना, इलस्ट्रेशन नंबर 8 का मतलब ये, जो डिग्री पारित की गई है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा होनी चाहिए। सेक्शन नंबर 11 में भी शब्द लिख रखा है, कौन सा न्यायालय? सक्षम न्यायालय। 15 में भी लिखा है। 15 में निम्नलिखित स्तर के सक्षम न्यायालय के द्वारा होना चाहिए। सेक्शन नंबर 11 क्लियर? नहीं, सेक्शन नंबर 11 क्लियर। अब आ जाओ सेक्शन नंबर 10 पे। अब देखो सेक्शन नंबर 10 क्या कहता है। सेक्शन नंबर 11 में किसी में तो दिखाया था वैसे नहीं। हाँ, मतलब ये बोल रहा है कि प्रवृत्त होगा, लागू होगा, नहीं होगा। मतलब सक्षम न्यायालय द्वारा दिया गया है तो फिर रेस जुडिकेटा लागू नहीं होगा। पूर्व न्याय के रूप में इस बात के होते हुए भी कि पूर्व न्याय में ये बात दे कि वापस नहीं डिसीजन होगा, उसके बाद भी ये लागू होगा। अगर सीमित अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा जो ऐसे विवादित निश्चित करने की सक्षम सुना गया और अंतिम रूप से निश्चित किया जा चुका है, मतलब सीमित अधिकारिता वाले ने कर लिया है, किसी पश्चातवर्ती वाद में पूर्व न्याय के रूप में इस बात के होते हुए भी प्रवृत्त होगा। हाँ आगे चलो। कि सीमित अधिकारिता वाला ऐसा न्यायालय ऐसे पश्चातवर्ती वाद का है, उस वाद का जिसमें ऐसे वाद में उठाया गया विचारण करने की सक्षम नहीं था, तो भी प्रवृत्त होगा। ये एक काम करो ना, इसको ना लिख, एक बार वेपन ड्रॉप कर रहे हैं ना इलस्ट्रेशन नंबर 8 को, थोड़ा सा वेपन चल रहा है सेक्शन नंबर 10 पे, ठीक है।
सेक्शन नंबर 11 ने क्या लिखा कि किसी भी दावे का विचारण रोक दिया जाए। नहीं करेगा। सेक्शन नंबर 11 कह रहा है विचारण नहीं करेगा। इसी तरह की बात, केवल और केवल इसी तरह की बात, एक प्रॉब्लम है बस, केवल विचारण नहीं करेगा, नहीं लिख रखा, क्या लिख रखा है? रोक दिया जाएगा। आगे कार्रवाई नहीं करेगा। कार्रवाई रोक दी जाएगी। कार्रवाई रोक दी जाएगी का क्या मतलब है? कैसा? एक दावा एक कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है, ठीक है, और उसी कोर्ट के संबंध में, उसी दावे के संबंध में दूसरा दावा किसी दूसरे कोर्ट में पेश कर दिया, दोनों में चल रही है कार्रवाई, और कोर्ट को इन बिटवीन पता चला कि इस कोर्ट के संबंध में या फिर इस केस के संबंध में दावा ऑलरेडी दूसरी कोर्ट में पेंडिंग है, तो फर्स्ट कोर्ट क्या करेगी? अपनी कार्रवाई को रोक देगी। सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 210, मैजिस्ट्रेट क्या कर रहा है? इंक्वायरी कर रहा है अपने मैटर में, और उसको पता चला क्या? इन्वेस्टिगेशन सेम मैटर पर पुलिस अधिकारी के द्वारा सेक्शन नंबर 157 की रिपोर्ट प्राप्त होगी। उसे लगा कि सेम मैटर है तो मामला रोक देगा, और पुलिस को कहेगा तुम इन्वेस्टिगेशन करके तुम रिपोर्ट देना, उसके हिसाब से काम करेंगे, और मामला सेम नहीं हो तो अपनी चलना। सेक्शन नंबर 10 में एक कार्रवाई ऑलरेडी पेंडिंग थी, दूसरी कार्रवाई और लगा दी, पता चला पेंडिंग है तो कार्रवाई को रोक देगा। कार्रवाई को रोकेगा। कार्रवाई को रोकेगा मतलब अभी उसको घर जाने का नहीं कह देगा, तुम घर जाओ, मैं नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, बस केवल कार्रवाई रोक देगा। रोकेगा कौन सा? दो मजिस्ट्रेट होंगे ना, कौन डिसाइड? जहां पर फर्स्ट ऑलरेडी चल रहा है उसको तो चल रखने देगा, दूसरा वाला अपने कार्रवाई को रोक देगा। अब ये रोक कर क्या कहेगा? जब तक कि फर्स्ट का सॉल्यूशन नहीं हो जाता तब तक रोके रहेगा। फर्स्ट कोर्ट जो उसका बाद का विचारण करती है, उसका जो फैसला होगा वही सेम इसके ऊपर लागू हो जाएगा। इससे क्या होगा? मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स रुक जाए, नहीं तो फिर दो दावे हो जाएंगे एक ही बात के संबंध में। ये कहता है सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 11 ने कहा विचारण नहीं करेगा, सेक्शन नंबर 10 रोक देगा। अब रोकेगा क्यों? इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ऐसा नहीं हो कि वास्तव में सेम कॉज ऑफ एक्शन नहीं, अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन हो, पता चला उसको। ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट जो कोर्ट जिसमें कार्रवाई चल रही, मतलब सेकंड कोर्ट या फर्स्ट कोर्ट जो भी है, उस कोर्ट का जुरिडिक्शन ही खत्म हो गया, उसका सब्जेक्ट मैटर ही बदल दिया, तो वो मैटर क्या हो गया? अब वो सुन नहीं पाएगा, कॉम्पिटेंसी खत्म होगी, फिर वो कोर्ट वो वाला मामला कौन सुनेगा? ये सुनेगा। इसीलिए इसने कहा सेक्शन नंबर 10 कार्रवाई को रोक देगा। अब ऐसी स्थिति में मान लो इस फर्स्ट वाली नहीं, सेकंड वाली कोर्ट ने पहले अपना निर्णय दे दिया होता और फर्स्ट वाली कोर्ट के द्वारा अभी तक निर्णय आना बाकी है, तो इसको क्या पूर्ववर्तीवाद समझा जाएगा या नहीं समझा जाएगा? ये कहानी कहती है सेक्शन नंबर 11 का इलस्ट्रेशन नंबर 4 नहीं 4 नहीं 1 पूर्ववर्ती। क्लियर है? अब पढ़ो सेक्शन नंबर 10। वाद का रोक दिया जाना। कोई न्यायालय ऐसे किसी भी वाद के विचारण में जिसमें विवादित विषय उसी के अधीन मुकदमा करने वाले किन्हीं पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के जिनमें व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं। ये वही बात हो गई, या तो उन पक्षकारों के बीच या उनके प्रतिनिधियों के बीच, उनके बेटे पोते वगैरह जो थे। किसी पूर्वतन संस्थित वाद में भी प्रत्यक्ष और सारथ्य विवाद्य है, आगे कार्रवाई नहीं करेगा। अब है ना, ये जो आगे कार्रवाई नहीं करेगा इसको कोष्टक में डाल दो। सबसे पहले कोष्टक में डालो कोई न्यायालय से किसी भी बात में विचारण जिसमें विवादित विषय उसी अधीन मुकदमा किन्हीं पक्षकारों के बीच जिनमें से विवादाधिकार उनमें से कोई दावा करते हैं। इसके जस्ट ऊपर एक लाइन लिखी है, कोई पक्षकार वाला कोई दावा करते हैं लिखा हुआ है। इसके नीचे की लाइन में लिखो न्यायालय आगे कार्रवाई नहीं करेगा, इसको भी कोष्टक में डाल दो, तो इसको आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें इन दो बातों को ध्यान रखना है कि पक्षकारों ने कोई दावा किया है तो न्यायालय कार्रवाई को नहीं करेगा। हाँ, जहाँ ऐसा वाद उसी न्यायालय में या भारत में कि किसी अन्य ऐसे न्यायालय में जो दावा किया गया अनुतोष देने की अधिकारिता रखता है, क्षेत्राधिकार होना चाहिए ना, या भारत की सीमाओं के परे वाले किसी ऐसे न्यायालय में जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया है या चालू रखा गया है और वैसी अधिकारिता रखता है या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है। इसने इतना घुमा फिरा के क्यों लिखा? देखो ये कह रहा है कि एक दावा कर दिया, यहाँ पर पाली की कोर्ट में दावा कर दिया, इसको क्षेत्राधिकार था, ठीक है। एक कोर्ट है जो पाली में तो नहीं है, पाली के बाहर है, मतलब भारत में कहीं भी मान लो, और उसको भी क्षेत्राधिकार प्राप्त है, तो क्या पाली वाली कोर्ट में दावा पहले चल चुका है और एक कोई दूसरी कोर्ट जो पाली के अलावा अन्य जगह है तो अब उसमें कोर्ट में दावा आया, तो क्या ये रोकेगा या चलने लगने देगा? ये भी रोक देगा, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान भर की कोर्ट एक ही है। या फिर सुप्रीम कोर्ट में है तो रोक देगा, सुप्रीम कोर्ट में है तो भी रोकेगा क्योंकि हिंदुस्तान भर में। या फिर भारत
के बाहर का एक ऐसा कोर्ट है जो भारत की सरकार के द्वारा ही स्थापित है, तो क्योंकि ये भी किसका है, भारत का ही। अच्छा, भारत के बाहर यदि कोई ऐसा कोर्ट है जो विदेशी न्यायालय के द्वारा स्थापित संस्थित है तो उसको नहीं रोकेगा, नहीं, उसमें यदि दावा चल रहा है तो उसको चलने देगा, भारत की अलग बात हो जाएगी। क्योंकि विदेशी न्यायालय का जो आदेश होगा उसको हम क्या कहते हैं, विदेशी निर्णय। अब विदेशी निर्णय का मतलब क्या है, एक ऐसा निर्णय जो विदेशी न्यायालय के द्वारा लिया गया, वो कौन कौन से पैरामीटर को फुलफिल करता है तब हिंदुस्तान पर लागू होंगे, नहीं तो हर कोई विदेशी कोर्ट वाले न्यायालय हमारे हिंदुस्तान पर लागू थोड़ी होंगे, इसी को देखना है। तो सेक्शन नंबर 11 समझे अपन, सेक्शन नंबर 10 समझे। स्पष्टीकरण पढ़ो। स्पष्टीकरण, विदेशी न्यायालय में किसी वाद का लंबित होना, उसी वाद हेतु पर आधारित किसी वाद का विचारण करने से भारत में के न्यायालयों को प्रभावित नहीं करता है। मतलब क्या हुआ, विदेशी न्यायालय में यदि उसी कॉज ऑफ एक्शन के संबंध में कोई दावा चल रहा है और उसी कॉज ऑफ सेक्शन के संबंध में हिंदुस्तान में भी यदि कोई दावा चल गया तो क्या वो उसको रोकेगी, नहीं रोकेगी, क्योंकि विदेशी न्यायालय में लंबित वाद का सिद्धांत को लागू नहीं किया गया। क्लियर, सेक्शन नंबर 10 और 11 दोनों क्लियर हो गए। अब आ जाओ भाई सेक्शन नंबर 10 और 11 के बाद में सेक्शन नंबर 12। आपके लिए स्पष्टीकरण नंबर 8 को भी ड्रॉप कर लेना, लेके ना अतिरिक्त वाद का वर्जन। एक तो अतिरिक्त वाद का वर्जन, ये भी अतिरिक्त वाद भी क्या कह रहा है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को रोक रहा है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स अभी मैंने कहा था कि अपन एक चीज को खो रहे हैं वहां पर। सेक्शन नंबर 12 अतिरिक्त वाद का वर्जन हटाओ। धारा 12 यहाँ लागू होती है, 1 2 3 और 4। याद रखना इनको। ऑर्डर नंबर 2, रूल 2, ऑर्डर नंबर 9, रूल 9, ऑर्डर नंबर 11, ऑर्डर नंबर 11 में रूल 21, ऑर्डर नंबर 11 रूल 21। ठीक है, ऑर्डर नंबर 22, रूल 9, ऑर्डर नंबर 23, रूल 1। सरफराज आपका कहाँ लिखा हुआ है? 23 बोला सर। नहीं, कहाँ लिखा हुआ था जो आपने बोला? अच्छा, उस पे एडमिशन वाले धारा 12 कह रही भाई अतिरिक्त वाद का वर्जन होगा। अतिरिक्त वादों का मतलब क्या होगा? एक और है सर, हाँ, 3A, क्या है? 3A। ऑर्डर 23 का 3 और 3A दोनों ही है। 1 3 3 है ऑर्डर 23 का ही। ऑर्डर 23 का 1 एंड रूल नंबर 3A, रूल नंबर 3 और 3A। 3A और 1 दोनों सर। ऑर्डर नंबर 2। ये लोग भी समय के साथ अपन वो चीजें देखेंगे। ये क्या कहती है, बात साफ कह रही है, अतिरिक्त वादों का वर्जन। अतिरिक्त वादों का वर्जन। वर्जन का मतलब एक्सक्लूड करना है, मना करना है। मना करने का मतलब है कि आपने एक बार दावा पेश कर दिया था, दावा पेश कर दिया, अब आप दावा पेश करने के बाद में वापस उसके संबंध में कोई दावा पेश करोगे ना, तब फिर कोर्ट आपको क्या करेगी, वो दावा पेश किए जाने का मना करेगी। अब इन तीनों चारों अलग अलग चीजों में अलग अलग बातें लिख रखी है कि यदि यहाँ पर आपने कोर्ट की परमिशन से किया था मना, ना विद द प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट, उपस्थिति हो जाएगी। चलो उस चीज को अपन बाद में देखेंगे। सेक्शन नंबर 12 क्या कह रहा है, जहां वादी किसी विशिष्ट वाद हेतु के संबंध में अतिरिक्त वाद संस्थित करने से नियमों के द्वारा प्रवरित है, मतलब रूल्स ये कह रहा है कि वो एडिशनल सूट पेश नहीं करेगा, वहां में किसी ऐसे न्यायालय में जिससे ये संहिता लागू होती है, किसी वाद में ऐसे वाद हेतु के संबंध में संस्थित करने का अधिकार नहीं होगा। जहां रूल्स कहते हैं कि साहब आप में दावा पेश नहीं कर सकते, फिर वो दावा पेश नहीं करेगा। ठीक है, सेक्शन नंबर 13 और सेक्शन नंबर 14 आज के लास्ट सेक्शन आता है। ये भी मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स के बारे में बता रहा है ना।
क्या कि जहां कोर्ट ने मना कर दिया कि आप उसके संबंध में दावा पेश नहीं करोगे तो फिर अब दावा पेश नहीं किया जा सकता नया। नलिनी वाद पत्र को नामंजूर किया जाना है, इसके बावजूद भी कि डिग्री के पैरामीटर को वो कवर नहीं कर रहा, फिर भी अपन उसको डीम डिग्री समझ रहे हैं। क्यों? उसकी अपील नहीं, अपील कुछ होती है। प्रोविजंस ऐसे हैं जिसमें जिसमें कुछ प्रोविजंस लागू होते तो कुछ प्रोविजंस लागू नहीं हो रहे। हाँ, तो कौन कौन सी प्रोविजन है नलिनी, बिना देख के बताओ। मुझे याद भी नहीं है। सर वो प्रोविजंस आपने बताए था? हाँ, बताए थोड़े थोड़े बताए थे। मतलब थोड़ा थोड़ा बताया। हाँ, और कोई बताएगा जुए? डीम डिग्री क्यों है? वाद पत्र का नामंजूर किया जाना। मंत्री डिग्री समझ जाएगी। हाँ? 2-3 में नहीं, वैसे डिग्री लिखा हुआ 2-2 में। 2-2 में हो तो। हाँ, आप कल थी, कुछ याद आया क्या जैनब? अच्छा, जैनब अभी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। अपर्याप्त स्टाम्प लगा रही है, वो सब चीजें है उसमें नामंजूर करने में। तो देखो, ये तो अपन कह सकते हैं कि डिग्री नहीं है। किस लिए नहीं है? कि 7/11 में वाद पत्र को नामंजूर कर रहे हैं, और वहीं अपन 7/13 में क्या कह रहे हैं? नए वाद से प्रवृत्त नहीं किया जाएगा। जबकि डिग्री क्या कहती है? सेक्शन नंबर 11, वो लास्ट होगा। डिग्री पारित हो गई तो वो लास्ट होगा, उसके संबंध में वापस से दावा पेश नहीं किया जा सकता। इस वजह से वो डिग्री नहीं है। नहीं है। फिर बाद में क्या बताया था कि साहब डिग्री जो दी जाती है उसके लिए वाद पत्र का आना जरूरी है। और वाद पत्र खारिज क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके लिए वाद पत्र ही तो है, आवेदन थोड़ी आया, एप्लीकेशन थोड़ी आया। अब वाद पत्र को नामंजूर किया जाना के लिए शुरुआत कहाँ से हुई? उसकी प्लेंट से, और सूट से स्टार्ट होना जरूरी है, ये तो कहा था। तो क्योंकि सूट से स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से अपन ने उसको डिग्री माना। 2, तीसरी बात कि वाद पत्र को नामंजूर कर दिया जाना उसके अधिकारों को विनिश्चय करने के बराबर है कि साहब उसको दावा दर्ज किए जाने के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। और हर ऐसी कोई भी चीज जो उनके राइट्स को डिटरमाइन करने से ही रोकती है, डिप्राइव करती है, तो उसकी अपील किए जाने योग्य होना चाहिए। इस वजह से इसको अपन ने डिग्री माना है कि अपील होनी चाहिए। और एक चीज और थी, ये चीज थी है ना, 2-3 चीजें ये थी, इसीलिए अपन ने उसको डीम्ड डिग्री माना है। चलो, सेक्शन नंबर 13 क्या कह रहा है? विदेशी न्याय निर्णय कब निश्चय नहीं होगा। सर क्या क्या, एक तो अपील नहीं है इसलिए डिग्री है। देखो, इसकी अपील होनी चाहिए थी। हाँ, मतलब इसकी अपील इसलिए होनी चाहिए थी क्योंकि किसी भी आदमी को प्लेंट ही पेश किए जाने से मना कर दिया ना, तो उसके अधिकारों को से लड़ने के लिए डिप्राइव किया है। इसलिए डिग्री होनी चाहिए थी, इसलिए उसको डिग्री में रखा। डिग्री नहीं है क्योंकि 7/13 में उसको वापस से परमिशन दे दी है कि साहब आपको यदि 7/11 के आधार पर नामंजूर कर दिया जाए तो 7/13 में वापस से पेश कर दो, कोई एतराज नहीं। जबकि एक बार नामंजूर किया जाना, डिग्री को यदि अपन एक बार फाइनलाइज कर दे तो सेम कोर्स ऑफ एक्शन पर सेक्शन नंबर 13 में अपन दावा पेश थोड़ी कर सकते हैं। नहीं, 11 में नहीं कर सकते। ठीक है, 11 में रेस्ट सेक्शन नंबर 11 रेस्ट होती है। फिर क्या देगा कि डिग्री होने के लिए क्या होना जरूरी है? वाद पत्र। और 7/11 में किसको नामंजूर किया जा रहा है? वाद पत्र को तो नामंजूर किया जा रहा है, इस वजह से वो डिग्री। समझे? आपने मेन बेसिक क्लास कल शायद लिंक भेजिए ना, मैं देखनी है आपको। देखो ना बेटा, इसमें क्या होता है कि यदि अपन किसी सब्जेक्ट को शुरुआत में ढील छोड़ देते हैं, नींव कमजोर होती है तो मकान भी कमजोर ही बनता है। हाँ, फिर बाद में वो ढीला 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 जाता रहता है ना। तो इसलिए जो शुरुआत होनी चाहिए वो मजबूत होनी चाहिए। नहीं पढ़ा है तो फिर घर पे जाके अपन को उसको देखना चाहिए। इसने तो वीडियो ही भेज दिया, अब वीडियो भेजना मतलब साक्षात मुझे ही भेज दिया इन्होंने तो है। तब तो फिर मतलब रात खोटी करते ना, तब ज्यादा मजा आता मुझे। साहब चलो आज तो ब्याह शादी भी नहीं हुई तो कोई बात नहीं, कहीं गए तो भी कोई बात नहीं, पर आज ये क्लास देख कर सोऊंगा जब मजा। रात तो हो ही गई थी, सुबह आया ना सर। हाँ, तो फिर सुबह पे सोना नहीं था, आके ऐसे भारी भारी होकर आना था यहाँ पर कि सर ये पढ़ा है मैंने। हाँ यार, सर आंखें भाई होने के बाद तो फिर पढ़े तो क्यों नहीं? वो नहीं करा, बट क्लास आया ना। हाँ, चलो ठीक है। देखो, विदेशी निर्णय कब निश्चयक नहीं होगा, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है वो कि फॉरेन जजमेंट जो होता है, विदेशी निर्णय कब बाध्यकारी होते हैं और कब बाध्यकारी नहीं होते।
निर्णय बाध्यकारी नहीं होंगे, ऐसा लिख के उसने क्या लिखा है, सिवाय इन परिस्थितियों के, सिवाय इन स्थितियों के। सिवाय इन स्थितियों को कहने का क्या मतलब है कि यदि कोई फॉरेन कोर्ट के द्वारा एक ऐसा जजमेंट दिया गया है, उस जजमेंट में ये एलिमेंट फुलफिल होते हैं, 2 3 4 5 और 6, ये 6 5 6, ये 6 एलिमेंट फॉरेन जजमेंट की फॉरेन कोर्ट के द्वारा फुलफिल हो रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि इस जजमेंट को कोर्ट इन हिंदुस्तान की कोर्ट में मान लिया जाएगा और उसके हिसाब से एग्जीक्यूशन किया जाएगा, और या फिर उसमें हो सकता है रेस जुडिकेटा भी लागू कर दें। कैसे आप किस तरह की बात होगी, अब इस पर रेस जुडिकेटा लागू हो जाएगा। लंबित वाद के सिद्धांत पर ये रेस जुडिकेटा की बात कर रहा हूँ। लंबित वाद पर तो किसी सूरत में ही नहीं है फॉरेन जजमेंट के कोर्ट। हाँ, क्या बताया कि कौन कौन से 6 एलिमेंट होने चाहिए जो यदि फुलफिल कर जाए विदेशी निर्णय के, तो वो हिंदुस्तान की कोर्ट के द्वारा बाध्यकारी होंगे। नंबर 1 क्या, सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय, जो विदेशी निर्णय ने जो विदेशी न्यायालय ने जो डिसीजन दिया है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट होना चाहिए ना, सक्षम न्यायालय होना चाहिए। बहुत आसान है, बहुत आसान। सीपीसी में ना, यदि आप लोगों के क्वेश्चन आएगा मेंस के हिसाब से या फिर एलएलबी फाइनल ईयर के स्टूडेंट के हिसाब से, तो विदेशी न्यायालय सेक्शन नंबर 13 सेक्शन नंबर 14 का कंबाइंड क्वेश्चन आ सकता है। और सेक्शन नंबर 10 में भी मैंने पढ़ा था कि विदेशी न्यायालय पर लंबित न्यायालय का सिद्धांत लागू नहीं होता, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो विदेशी न्यायालय कब बाध्यकारी होंगे कि जब वो मामला कौन से कोर्ट के द्वारा सुना गया है, सक्षम न्यायालय के द्वारा। नंबर 2, वो मामला मेरिट और डीमेरिट पर सुना जाना चाहिए, गुण अवगुण, और इसी को अपन गुणावगुण बोलते हैं ना, गुण अवगुण होता है। गुणागुण लिखा है, अच्छा गुणागुण, ठीक है। मतलब मेरिट और डीमेरिट पर होना चाहिए। अब मेरिट और डीमेरिट का क्या मतलब होता है कि अपन ने डिस्कस किया था एक बार। अच्छी चीजें और बुरी चीजें तुमने, मेरिट और डीमेरिट का मतलब है कि कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होना चाहिए, बीच में विड्रॉल नहीं कर लिया जाना चाहिए, या किसी दूसरे की समझाइश नहीं हो जाए, साक्ष्यों के बुनियाद पर न्यायालय के द्वारा अंतिम रूप से अभिव्यक्ति होनी चाहिए कि सब इसने भी पूरा कंटेस्टेड किया, इसने भी पूरा कंटेस्ट किया, फिर बाद में उसको एक्सप्रेस किया। सक्षम न्यायालय के द्वारा होना चाहिए, गुण अवगुण पर सुना जाना चाहिए। यदि समझौते के आधार पर है तब तो फिर वो बाध्य नहीं होगा, ठीक है। 3, कार्रवाई की स्वीकृत दर्शन स्पष्ट है कि वह अंतर्राष्ट्रीय विधि के अशुद्ध बोध पर शॉर्ट में समझे, किसी भी अंतरराष्ट्रीय विधि का उल्लंघन करने वाला जजमेंट नहीं होना चाहिए। इंटरनेशनल लॉ के किसी प्रोविजन को वो यदि इन्फ्रिंज कर रहा है तो फिर वो हिंदुस्तान पर लागू नहीं होगा। जैसा भारत सामान लेता है ना बाहर से, हाँ भाई, भारत सामान बाहर से लेता है तो उसको पर लागू हो सकता है। भारत का सामान लेना नहीं बेटा, आप समझ नहीं रहे हो। हुआ क्या है कि हिंदुस्तान में रहने वाले 2 हस्बैंड वाइफ कहाँ चले गए, कनाडा, ठीक है। कनाडा में जाकर आ गए, वहाँ हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, वहाँ की वाइफ ने कनाडा के कोर्ट में एक दावा लगा दिया। क्या दावा लगाया कि सर मेरे हस्बैंड मेरे को मेंटेनेंस नहीं दे रहे, आप मेरे को क्या करो, मेंटेनेंस दिलाने की बात करो। समझ रहे बच्चे सभी लोग आप? वहां की कोर्ट ने इस महिला के हक में 5 लाख रुपए महीना दिलाने की आदेश दे दिया। कौन सी कोर्ट ने? विदेश की कोर्ट ने, ठीक है। अब उसने 2-3 महीने 5-5 लाख रुपए लिए भी होंगे, नहीं लिए होंगे, कोई बात नहीं। अब वो दोनों हस्बैंड वाइफ उठ के वहां से कहा गए, हिंदुस्तान में आ गए वापस। तो माल खरीदने का नहीं है यहाँ पर, केवल क्या है, विदेशी निर्णय जो उन दोनों पक्षकारों को वहां बाउंड कर रहा था, वो विदेशी निर्णय हिंदुस्तान में आ गया, तो हिंदुस्तान में भी क्या बाउंड किया जाएगा? क्या हस्बैंड अपनी वाइफ के खिलाफ अपने वाइफ के पक्ष में कनाडा की कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले को चैलेंज कर सकता है या नहीं कर सकता? नहीं कर सकता यार, पहले बात तो नहीं करेगा, मगर उसने इनमें से किसी एक बात को साबित कर दिया। क्या सर कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं था, कोर्ट ने मेरिट डीमेरिट पर नहीं सुना, या कोर्ट ने फ्रॉड या कपट के आधार पर सुना, या फिर कोर्ट के द्वारा दिया गया कोई जजमेंट ऐसा था जो इंटरनेशनल लॉ को इन्फ्रिंज कर रहा था,
तब फिर अब इंडिया हिंदुस्तान की कोर्ट क्या मान लेगी? वापस सुन सकती है। वापस सुन सकती है और अब उन पति पत्नी के बीच में अधिकारों का विनिश्चय कर सकती है। देखो उसके पास से तो आएगा क्या चीज? फैसला तो उसके वो तो पास तब आएगा। का तब देखा जाएगा जब उसका फैसला सुना वो जाएगा। तो फैसला तो किसी के पक्ष में आ सकता है, जरूरी थोड़ी है हस्बैंड के, वाइफ के भी आ सकते हैं वापस। वाइफ के 10 लाख रुपए बांध दे, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, 1 2 3 4 मामला कपट के आधार पर नहीं सुनना जाना चाहिए, फ्रॉड के आधार पर नहीं होना चाहिए। 5 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, नेचुरल जस्टिस के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध। और 6 भारत की किसी विधि का प्रोविजन उल्लंघन नहीं करना चाहिए। भारत की मतलब दोनों ही विधि है ना सर, इंटरनेशनल लॉ और इंडिया की लॉ। भारत की किसी विधि या किसी विधि के किसी प्रावधान का उल्लंघन करने वाली नहीं समझी जानी चाहिए। मान लो कि साहब भारत में ऐसा होता कि लिख दिया होता कि साहब किसी आदमी को मेंटेनेंस ज्यादा से ज्यादा महिला को आदमी के द्वारा 3 लाख रुपए महीने ही दिलाया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। और कर्नाटक की कोर्ट ने कितना कहा? 4 लाख रुपए। तब फिर वो भारत की विधि को इन्फ्रिंज करने वाला प्रोविजन है, तो अब उस कोर्ट को फैसले को मानने के लिए बाउंड नहीं है। तो विदेशी न्यायालय विदेशी निर्णय के कोई भी जजमेंट है कब बाउंड होंगे? पहले तो साफ क्या लिखा, देखो साफ क्या लिख रखा देखना, विदेशी निर्णय उसके द्वारा उन्हीं पक्षकारों के बीच, बातें तो वही लिखेंगे, याद रखना पक्षकार सेम होने चाहिए, कॉज ऑफ एक्शन सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं हो तुम वहां पर तो लड़ाई कोई दूसरी करके आए थे, यहाँ किसी दूसरी लड़ाई का हवाला दे रहे हो, ऐसा नहीं। विदेशी निर्णय उसके द्वारा उन्हीं पक्षकारों के बीच या उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले ऐसे पक्षकारों के बीच जिसमें व्युत्पन्न अधिकारों के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं, प्रत्यक्षतः न्याय निर्णित किसी विषय के बारे में वहां के सिवाय निश्चायक होगा। निश्चायक होगा का मतलब क्या है? क्या कहा था? मैं प्रूफ, मैं शेल और कंक्लूसिव। may presume, shall presume और conclusive proof। हाँ कंक्लूसिव हुआ, हाँ मैं प्रेज्यूम, शेल प्रेज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। निश्चायक सबूत होगा, निश्चायक सबूत होगा। कोर्ट मानेगा ही मानेगा, मानेगा ही मानेगा। निश्चायक सबूत का मतलब क्या होता है कि यदि लॉ ने कहीं कोर्ट को किसी बात को बाउंड करने के लिए बात लिख दी कि आपको ये बात माननी है, तो अब उसको नहीं मानने के लिए किसी भी तरह का कोई भी सबूत प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। तो क्या कहा कि यदि ये सारी की सारी चीजें फिट बैठ रही है, तब फिर विदेशी न्यायालय का निर्णय क्या होगा? हिंदुस्तान की कोर्ट पर निश्चय सबूत। और यदि इनमें से कोई भी बात नहीं बैठ रही है, तब फिर निश्चायक सबूत नहीं होगा, के सिवाय निश्चायक सबूत होगा भारत के किसी विधि पर भंग करती है। सेक्शन नंबर 13 क्लियर। अब सेक्शन नंबर 14 क्या कह रहा है? सर ये लिखा तो नेगेटिव सेंस में, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखने इसमें कोई एतराज नहीं है। हमें बस वो बात लिखनी जो कहने में आ जाए, जो लिखी हुई है। सेक्शन नंबर 14 इज द लास्ट सेक्शन फॉर टुडे। विदेशी निर्णय के बारे में उदाहरण। अच्छा, उदाहरण का क्या मतलब होता है? हाँ, धारणा बना रहे उससे पहले कि कोई भी बात फाइनल, देखो उनका मतलब साफ पता चल रहा है। ये रहा 6S। उपधारणा का मतलब होता है प्रिज्यूम करना। साफ सा लिखा है कि किसी भी बात को मानने के पहले वो क्या बात अपने मन में रखता है, मतलब किसी भी बात को प्रूफ किए जाने के पहले उसके बीच में क्या आधार है, ऐसे को अपन उपधारणा कहते हैं। के साथ क्या उपधारणा की जाती है विदेशी निर्णय के बारे में? पढ़ो सेक्शन नंबर 14। विदेशी निर्णय के बारे में उपधारणा। न्यायालय किसी ऐसे दस्तावेज के पेश किए जाने पर जो विदेशी निर्णय की प्रमाणित प्रति होना तात्पर्य है, यदि अभिलेख से इसके प्रतिकूल प्रतीत नहीं होता है, तो यह उपधारणा करेगा कि ऐसा उपधारणा करेगा, शेल प्रिज्यूम है, याद रखना। हाँ, कि ऐसा निर्णय सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा सुनाया गया था, किंतु ऐसी उपधारणा को अधिकारिता का अभाव साबित करके विस्थापित किया जा सकेगा। देखो शेल प्रिज्यूम का मतलब कौन सी प्रिजम्पशन? द प्रिजम्पशन ऑफ लॉ या प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट? प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। लॉ प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। हाँ, फैक्ट में तो हम उसे तोड़ सकते हैं मैं आ जाओ। फैक्ट तो ओरिजिनली लेकिन सॉफ्टवेयर से थोड़े देखो तथ्य की उपधारणा सदैव खंडनीय उपधारणा होती है ना? और विधि की उपधारणा खंडनीय भी होती है और अखंडनीय भी होती है। विधि की उपधारणा जो खंडनीय होती है उसको अपन कहते हैं शेल प्रिज्यूम, और अखंडनीय होती है वो है कंक्लूसिव प्रूफ। अखंडनीय जो होगी,
हाँ, कंक्लूसिव प्रूफ को कभी खंडन नहीं किया जा सकता। तो प्रिजम्पशन जो होती है ना, वो फैक्ट की भी होती है। ये प्रिजम्पशन फैक्ट्स और लॉ। फैक्ट्स में तो हो गया मैं प्रिज्यूम, और लॉ में हो गया शेल और कंक्लूसिव। शेल तो हमेशा खंडनीय, रिपीटेबल रहेगी, खंडन किया जा सकता है, और कंक्लूसिव इररिपीटेबल होगी। पर इस इररिपीटेबल को अपन ने देखा इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 133 और 112 है ना 113A 113B 114 नहीं। सर, अखंडनीय वाली बात तो 112 में तो है सर, जिसमें अच्छा, वो मैं विवाहित। दूसरी बात मिलेगी, मैं दूसरी बात नहीं लगे। कंक्लूसिव प्रूफ होगा, वो तो 112 में दे रखी है। ये शायद सबूत होगा इस बात का। चलो वो तभी अपन दूसरी कहानी में घुसेंगे। 112 113 मैशेल आ जाएगी। चलो, विदेशी न्यायालय के बारे में क्या अवधारणा की जाएगी? न्यायालय ये अवधारणा करेगा, करेगा का मतलब है शेल प्रिज्यूम। शेल करेगा का मतलब थोड़ा सा समझा सकता हूँ कि यदि मैं आपको यहाँ पर आकर कहता हूँ कि मैं कल अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, और दूसरा कहानी में आपको यहाँ पर आकर ये कहूँ कि मैं कल अंग्रेजी पढ़ूंगा। इसका मतलब क्या है? दोनों में क्या फर्क आ रहा है? उसमें तो पढ़ा भी सकते हो, नहीं मैं भी इसमें लिख रखा है कि मैं पढ़ा भी सकता हूँ, और क्या हो सकता है वापस लॉ भी पढ़ा दूं। और यदि मैं ये बात कहता हूँ तो शेल, मैं आपको कल क्या पढ़ाऊंगा? अंग्रेजी ही पढ़ाऊंगा। आप डेफिनेट पे चले गए। तो विदेशी न्यायालय के बारे में क्या लिख रखा है? अवधारणा करेगा या अवधारणा कर सकेगा? करेगा है ना, कर सकेगा नहीं है, मतलब आसान सी बात नहीं है। साफ लिख दिया कि आपको अवधारणा करनी होगी कि जब तक कि इनमें से कोई बात विपरीत साबित नहीं की जाए, कोर्ट ने जो भी किया है वो सही ढंग से किया होगा। क्लियर? सेक्शन नंबर 14 क्लियर हो गया। लेकिन सर इसको वापस हम किंतु ऐसी उदाहरणों को अधिकारिता का अभाव साबित करके विस्थापित किया जा सकेगा। हाँ, तो जब अपन कह रहे हैं ना उदाहरणा करेगा, तब उदाहरणा करेगा तो अपन खंडित करवा रहे हैं। कैसे करवा रहे हैं? कि साहब इसने इन तरह की चीज को यूज नहीं किया था, इसको इस तरह से खंडित किया जा सकता है। तो वो 112 में भी वो बात बोल रहे हैं, एविडेंस एक्ट के 112 में भी तो वही बोल रहे हैं ना। लास्ट अच्छा, हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था, एकदम सही कह रहा हूँ। देखो, कंक्लूसिव प्रूफ जो है, इसका मतलब ये है कि एक बार साबित हो गया, उसको वापस उसको ना साबित करने के लिए कोई भी एविडेंस नहीं मांगा जाएगा। जबकि सेक्शन नंबर 112 क्या कहता है? 280 दिन के अंदर अगर बेबी हो गया, मतलब वेद विवाह के दौरान बच्चे की धर्मजता का निर्धारण है ना। और धर्मजता किसकी? कि उसका पिता कौन है? बच्चे के पितृत्व का निर्धारण है ना। पितृत्व नहीं, पैतृत्व का मतलब क्या होगा इंग्लिश में? लेजिटिमेसी। मतलब ये बच्चा किस पुरुष से उत्पन्न हुआ है। माता तो उसकी डिफाइन रहती है कि साहब जिसके पेट से पला हुआ वो उसका माता है। पुरुष के बारे में ये लिखा है कि यदि किसी वेद विवाह के दौरान यदि किसी बच्चे को उत्पन्न हुआ है, तो उसका पिता कौन है जिससे वो विवाहित है। वेद विवाह डिसॉल्व हो गया, पर वेद विवाह डिसॉल्व हो गया मतलब या तो हो सकता है तलाक हो जाए या हस्बैंड मर जाए। और ऐसे वेद विवाह के डिसॉल्व रहने के दौरान 280 दिनों के भीतर यदि किसी बच्चे की उत्पत्ति हो जाती है, तो समझा जाएगा कि जिसने तलाक दी है या जिसकी डेथ वही उसका पिता है। ठीक है? और या फिर ये तो फाइनल नियम हो जाना चाहिए ना। और 112 खुद ही क्या कहता है? कहता है कि यदि कोई पति ने वेद विवाह के दौरान रहते हुए ये बता दिया कि सर जिस वक्त महिला का गर्भ धारण हुआ था उस वक्त में उसकी पहुंच में नहीं था। प्लियोफेलिपी नहीं, प्लियोफेलिपी तो सेक्शन नंबर 11 का सवाल है। नहीं, प्लियोफेलिपी नहीं हो। प्लियोफेलिपी में तो अपने ऊपर वो तो ऑफेंस के लिए हो जाएगा ना कि मैं यहाँ था ही नहीं, वो ऑफेंस तो मैंने किया मैं कुछ दूसरी जगह ना कि मैं था ही नहीं, किस समय वहां पर था। हाँ, ये तो प्लियोफेलिपी है। पर हाँ, वो तो ऑफेंस की स्थिति में यहाँ पर है पैथोलॉजी का निर्धारण करते हैं, तब फिर उसको कंसाइडर किया जाएगा। होना तो नहीं चाहिए कंसाइडर, क्योंकि कंक्लूसिव प्रूफ है। पर करे चलो